तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि शाओ चेन जंगल के बीचों बीच एक युआन कोंग से मिलता है, जो कि 4 आर्म युआन कोंग था। बहुत ही ज्यादा ताकतवर होने के साथ साथ वो काफी समझदार भी होता है। उसे शाओ चेन का पकाया हुआ खाना बहुत ज्यादा पसंद था, जिसकी वजह से वो उसे बीस्ट पकड़ कर देता है और उसे कहता है कि वो उसे इस तरह के मजे के खाने बना कर दे जिसे वो अपने लिए बनाता है। मगर हम लोग देखते हैं कि जब लिंगर उसे मारने के लिए वहाँ पर पहुँचती है तो युआन कोंग शाओ चेन को बचाने के लिए पूरी कोशिश करता है और यहाँ तक कि वो लिंगर को मारने ही वाला होता है, मगर उसका वो फ्लाइंग यूनिकॉर्न वहाँ पर आकर उसकी जान बचा लेता है। मगर शाओ चेन वो समझ गया था कि लिंगर को उसके बारे में पता चल चुका है कि वो यहाँ पर है, इसलिए वो यहाँ पर दोबारा उसे मारने के लिए जरूर आएगी। इसीलिए वो युआन कोंग की जान बचाने के लिए उसे छोड़कर वहाँ से चला जाता है, जिस पर युआन कोंग बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। और दूसरी तरफ लिंगर जख्मी हालत में यूनिकॉर्न के पास खड़ी हुई होती है और वो यूनिकॉर्न फिर उसे अपना मास्टर एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके साथ ही उसकी बॉडी पूरी तरह से अपग्रेड हो जाती है। और वो लोग फिर घूमते फिरते एक समंदर के किनारे पर पहुंचते हैं तो उन्हें वहां पर गुफ फैमिली की शिप दिखाई देती है, जहां पर वो यंग मास्टर बेहोशी की हालत में एक जगह पड़ा हुआ होता है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि शाओ चेन अभी भी जंगल में अपना सफर कंटिन्यू कर रहा होता है और वो कहता है कि मैं और जाओ लिंगर दोनों ही यहाँ पे फंसे हुए हैं और ऊपर से ये आइसलैंड बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, यहाँ तक कि यहाँ पर एंशिएंट लेजेंडरी मॉन्स्टर्स मौजूद हैं। मुझे लगता है कि शायद हमारे साथ साथ वो गॉडेस भी यहाँ पे आई होगी, मगर वो कहाँ पे मौजूद है ये मुझे मालूम नहीं है, ना ही हम लोगों ने अभी तक उसे देखा है। पर चाहे कुछ भी हो जाए मुझे उसे हर हाल में ढूंढना ही होगा, क्योंकि हमारे वापस जाने का बस इकलौता वही आसरा है। इतना कहने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक मास्कमैन छुपा हुआ होता है, जिसके हाथ में एक खतरनाक डेगर होता है। वो जैसे अपना डेगर थ्रो करता है तो शाओ चेन को पता चल जाता है और वो उस डेगर से खुद को बाल बाल बचाता है। मगर शाओ चेन देखता है एक और डायरेक्शन से 2 और डेगर आ रहे हैं, तो वो उनसे भी खुद को बचाने के लिए फौरन से वहाँ से हटता है। और फिर हमें दिखाया जाता है वो वॉरियर फिर उसके सामने आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि क्या हुआ, तुम कुछ घबराए हुए लग रहे हो। मगर फिर शाओ चेन उन लोगों से कहता है कि तुम लोग जरूर इमोर्टल वर्ल्ड के लोग होगे, मगर मैंने तो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा, तो फिर तुम लोग मेरे अगेंस्ट ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। ये सुनते ही वो लोग हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि तुम ऐसी बेवकूफों वाली बातें करोगे, हमने सोचा नहीं था। असल में हमारे मास्टर को तुमसे कुछ ज्यादा ही उम्मीद थी, इसीलिए उन्होंने तुम्हें पकड़ने के लिए हम 3 लोगों को भेजा है, मगर तुम तो यहाँ पर पहले ही हार मान बैठे हो। पर शाओ चेन कहता है कि मुझे बताओ कि तुम्हारा मास्टर कौन है। मुझे पूरा यकीन है कि मेरी तुम्हारे मास्टर के साथ कोई भी दुश्मनी नहीं होगी। पर वो वॉरियर उससे कहता है कि अगर तुम वाकई में हमारे मास्टर के बारे में जानना चाहते हो तो फिर हमारे साथ चलो। ये कहने के साथ ही वो अपनी सोर्ड लेके उस पर हमला कर देते हैं और हम देखते हैं कि शाओ चेन उनके अटैक करने से पहले ही पलक झपकते ही वहाँ से निकल जाता है और एक वॉरियर के पीछे आ जाता है और उस पर अपनी पावरफुल डिवाइन फिस्ट का अटैक करते हुए उसे उठाकर दूर फेंक देता है। जिसके बाद वो दूसरे वॉरियर की तरफ जाता है और जाते साथ ही उसके फेस पर एक जोरदार लात में मारता है, जिसके साथ ही उस वॉरियर का भी काम वहीं तमाम हो जाता है। तीसरा वॉरियर जब ये देखता है तो वो अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करता है, मगर शाओ चेन उसे भागते हुए देखकर फौरन से अपनी सोर्ड उसकी तरफ थ्रो करता है, जो कि उसके फेस के बिल्कुल पास से होकर गुजरती है। और वो सोर्ड में देखता है तो उसे रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, जिस पर वो वहीं पे ही रुक जाता है। और शाओ चेन वहां पर पहुंचते उससे कहता है कि हिलने की कोशिश मत करना, मगर वो वॉरियर बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है और शाओ चेन की पावर को देखकर उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता, अगर तुम कहोगे तो मैं तुम्हारे आगे सरेंडर भी कर दूंगा। मगर शाओ चेन उससे कहता है कि मुझे अपने मास्टर के बारे में बताओ जिसकी तुम कुछ देर पहले बात कर रहे थे। मगर वो वॉरियर इतना डरा हुआ होता है कि वो कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरी जान बख्श दो, तुम जो भी पूछोगे मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा। तो शाओ चेन कहता है ठीक है, बकबक बंद करो और मुझे फौरन से अपने मास्टर के बारे में बताओ। ये सुनते ही वो वॉरियर फिर बोलना शुरू करता है और कहता है कि हम लोग चेंगशियन रियलम से आए हैं और हमारा मास्टर एक गू फैमिली का यंग मास्टर है। हम लोग उसके साथ ही एक शिप पर यहाँ पर आए हैं, मगर हमारे यंग मास्टर को यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की दिखाई दी, जो कि खुद को क्यूशु की प्रिंसेस कहती है। और मास्टर ने जब उसके साथ बातें की तो उसे पता चला कि उसकी तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी है और तुम यहाँ पे मौजूद हो, इसीलिए मास्टर ने हमें तुम्हें पकड़ने के लिए यहाँ पे भेजा है, ताकि हम तुम्हें पकड़कर उस प्रिंसेस के सामने फेंक सके और उसका दिल जीत सके। मेरा इस साजिश के साथ कोई भी लेना देना नहीं है, इसीलिए प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं बस एक वॉरियर हूँ जो कि ऑर्डर्स फॉलो कर रहा हूँ। तो प्रिंसेस का सुनते ही शाओ चेन को पूरा यकीन हो जाता है कि वो प्रिंसेस कोई और नहीं बल्कि वो जाओ लिंगर है।
ये लड़की बार बार मेरे रास्ते में आ जाती है और मुझे मारने की कोशिश करती है। मुझे इसका कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना मैं क्यूशू वापस कैसे जा पाऊंगा, क्योंकि ये बार बार मुझे मारने की कोशिश करेगी और मैं क्यूशू वर्ल्ड में जाने का कोई भी रास्ता नहीं ढूंढ पाऊंगा। और फिर अगले सीन में हमें दोबारा से प्रिंसेस को दिखाया जाता है। वो उसी व्हाइट हॉर्स के साथ होती है और वहाँ पर हमें दिखाया जाता है गू फैमिली के यंग मास्टर को। वो लिंगर से कहता है कि अगर आप यहाँ पे रहना चाहें तो ये जगह आपके लिए पूरी तरह से तैयार है, आप जितनी देर चाहें यहाँ पर रह सकती हैं। अगर आप यहाँ पे रहेंगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। ये जगह बिल्कुल खामोश और पीसफुल है, मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे रहना पसंद आएगा। तो लिंगर कहती है कि लगता है कि गू फैमिली के यंग मास्टर को बहुत कुछ मालूम है, वो जानता है कि लड़कियों को किस तरह बहलाया जाता है। मगर दूसरी तरफ वो यंग मास्टर कहता है कि अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, आप तो सच में बहुत ही ज्यादा अच्छे दिल की हैं। आपने ऊपर से मुझे पानी में बहने से भी बचाया है, इसलिए आप तो मेरी सेवियर हैं। इतना तो मैं आपके लिए कर ही सकता हूँ। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि एक वॉरियर वहाँ पर एक ट्रेजर लेकर आता है जो कि एक फ्लावर टाइप का लग रहा था, और वो यंग मास्टर उस ट्रेजर को निकाल कर प्रिंसेस को दिखाते हुए कहता है कि ये हमारी गू फैमिली का एक एंसेस्ट्रल ट्रेजर है। इसे हजारों साल पहले के एंशिएंट फिनिक्स बर्ड के एसेंस से बनाया गया है। उम्मीद है कि ये ट्रेजर आपको पसंद आएगा। उस ट्रेजर को देखकर लिंगर कहती है कि ये आप मुझे क्यों देना चाहते हैं, आखिर इसका क्या मतलब है। ये कहने के बाद वो सफेद घोड़ा भी उस पर गुस्सा होने लगता है, मगर वो यंग मास्टर कहता है कि प्रिंसेस आपने सच में मुझे बहुत ही अच्छी फेवर दी है, इसलिए मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिससे मैं आपका एहसान उतार सकूं। वो जैसे ही अपना कदम आगे बढ़ाता है तो दूसरी तरफ यूनिकॉर्न गुस्से में भड़कना शुरू हो जाता है, मगर लिंगर उसे किसी तरह शांत करती है और कहती है कि यंग मास्टर मैंने आपकी काइंडनेस को एक्सेप्ट कर लिया है, इसीलिए इस ट्रेजर की कोई जरूरत नहीं। और वैसे भी मैंने आपको जानबूझकर तो नहीं बचाया, बस आप बाय चांस मेरे सामने आ गए तो इसीलिए मैं आपको पानी से निकालकर बाहर ले आई। ना ही मैं यहाँ पे कोई ट्रेजर तलाश करने के लिए आई हूँ, ना ही मुझे किसी तरह का कोई रिवॉर्ड चाहिए। मैंने तुम्हें बचाया है, बस मेरे लिए इतना काफी है। ये सुनकर वो लड़का फिर अपना वो ट्रेजर वापस उसी सर्वेंट को दे देता है और उस प्रिंसेस से कहता है कि आप मुझे प्लीज गलत मत समझिएगा, मेरा कोई भी गलत इरादा नहीं है, क्योंकि जब से मैंने आपको यहाँ पर देखा है मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत ज्यादा उदास हैं, इसीलिए मैं इस ट्रेजर के जरिए आपके चेहरे पर बस हल्की सी स्माइल लाना चाहता था। और वैसे भी जिसने भी आपको इंजर्ड किया है मैंने उसे पकड़ने के लिए अपने लोगों को भेज दिया है, और मुझे पूरा यकीन है कि वो लोग बहुत जल्द उसे पकड़कर लेकर आ जाएंगे। ये सुनकर लिंगर को एक झटका सा लगता है और वो फौरन से अपने व्हाइट हॉर्स से कहती है कि तुम फौरन से यहाँ से जाओ और जाकर अपने लिए कुछ फ्रूट्स तलाश करो, और हो सके तो मेरे लिए भी कुछ ले आना। ये सुनते ही वो व्हाइट हॉर्स फौरन से वहाँ से चला जाता है। और फिर लिंगर कहती है कि वो लड़का मेरा पुराना जानने वाला है। अगले सीन में हमें दोबारा से शाओ चेन को दिखाया जाता है जो कि एक ऊंची जगह पे खड़ा हुआ होता है, और हमें उसके नीचे दिखाया जाता है पानी में वो शिप खड़ी हुई होती है, और वहाँ पे गू फैमिली के लोगों ने हर जगह अपने कैंप्स लगाए हुए होते हैं और बहुत ज्यादा रोशनी भी होती है। बहुत ही कम टाइम के अंदर उन लोगों ने उस आइसलैंड में अपने रहने के लिए बहुत ही अच्छी जगहें बना ली होती हैं। और शाओ चेन देखता है कि वहाँ पर लोग हैं जो कि पहरा भी दे रहे हैं। दो पहरेदार आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि आखिर उस लड़की ने हमारे यंग मास्टर पर क्या जादू कर दिया है कि जिसकी वजह से वो उस लड़की को फॉलो कर रहा है और उसकी हर बात मान रहा है। मगर पहले वाला कहता है कि शायद वो इसलिए बात मान रहा है क्योंकि वो लड़की दिखने में खूबसूरत है। मगर फिर दूसरा कहता है कि आजकल जाहिरी हुलियों को फॉलो करने का दौर नहीं है, लोग बाहर से कुछ और होते हैं और अंदर से कुछ और होते हैं। लगता है कि शायद ये लड़की इमोर्टल रियलम की नहीं बल्कि किसी और ही रियलम से यहाँ पर आई है। और हमें दिखाया जाता है शाओ चेन को, वो बहुत ही तेजी से आगे बढ़ता है और एक वॉरियर पर हमला करने के लिए जा रहा होता है, मगर वो वॉरियर जैसे ही पीछे पलटता है तो उसे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता, जिसके बाद उसे समझ में आ जाता है कि यहाँ पर कोई ना कोई मौजूद था, मगर उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से वो वापस से अपनी स्वॉर्ड अपनी न्याम में डालता है और इतने में शाओ चेन पीछे से आकर उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एक और वॉरियर को जो कि गू फैमिली के जनरल के पास आता है और कहता है कि मास्टर मछली जाल में फंस रही है, हमने उसे शिकार करने के लिए अपने सबसे पावरफुल ड्रग का इस्तेमाल किया है और मुझे पूरा यकीन है कि बहुत जल्द हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। ये सुनकर वो जनरल कहता है कि ठीक है तो फिर जाओ और जाकर फौरन से यंग मास्टर को भी इन्फॉर्म कर दो। अगले सीन में हम दोबारा से शाओ चेन को देखते हैं, वो उस शिप के अंदर घुस आया होता है, उसे वहाँ पर
कोई भी शख्स दिखाई नहीं दे रहा था जो कि प्रिंसेस के रूम के बाहर पहरा दे रहा हो। वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर की तरफ जाता है, जिस पर वो भी काफी हैरान होता है कि यहाँ पे कोई बंदा मौजूद क्यों नहीं। जैसे ही वो कमरे का पर्दा हटाता है तो उसे नजर आता है कि वहाँ पर जाओ लिंगर सो रही है। वो उसे मारने ही वाला था, मगर उसकी हालत देखकर वो रुक जाता है। लिंगर अजीब सी कंडीशन में होती है, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी चीज की वजह से किसी तकलीफ में है। उसकी यह हालत देखकर शाओ चेन भी परेशान हो जाता है और वो कहता है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे ये इन लोगों के जाल में फंस गई है और अब इसकी अपनी जान खतरे में है। इतने में अचानक उसे किसी चीज की स्मेल आती है, जिस पर वो पीछे पलटता है तो उसे नजर आता है कि वहाँ पर कोई चीज रखी हुई है जिसके अंदर से एक साइकेट्रिक ड्रग की स्मेल आ रही है। ये देखते ही वो फौरन से अपनी सोट से उस छोटे से पोट को नीचे गिरा देता है तो उसके अंदर से एक अजीब तरह की रेत बाहर निकलती है और वो सारी स्मेल भी खत्म हो जाती है। ये देखकर शाओ चेन कहता है कि ये लड़की दूसरों को मारने के चक्कर में इतनी ज्यादा पागल हो गई है कि ये खुद दूसरे लोगों का शिकार हो गई है, मगर मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ सकता क्योंकि ये दूसरों को नुकसान पहुंचाएगी और मेरे पास इससे अच्छा और कोई मौका भी नहीं होगा। वो उसे मारते हुए कहता है कि तुमने जो कुछ भी किया है आज तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिल रही है। पर अचानक से वहाँ पर यंग मास्टर आ जाता है और वो चिल्लाते हुए कुछ कहता है। उसके साथ कुछ सर्वेंट्स भी होते हैं, जिस पर शाओ चेन को उसकी आवाज सुनाई देती है तो वो फौरन से लिंगर को मारने की कोशिश करता है, मगर वो यंग मास्टर अपने कुछ स्क्रोल्स की मदद से शाओ चेन को फौरन से वहाँ से पीछे हटा देता है। और वो यंग मास्टर फिर शाओ चेन से कहता है कि आखिर तुमने क्या किया है इस लड़की के साथ। उन लोगों की आवाजें सुनकर शाओ लिंगर वो भी होश में आ जाती है, मगर ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी भी उसकी माइंड से वो नशा नहीं उतरा। मगर शाओ चेन को वहाँ पर देखते ही वो काफी ज्यादा सरप्राइज होती है और कहती है कि शाओ चेन तुम यहाँ कैसे। तो शाओ चेन का नाम सुनते ही वो यंग मास्टर कहता है कि अच्छा तो ये है शाओ चेन। और इतने में उस यंग मास्टर को जब वहाँ पर वो स्मेल आती है तो वो कहता है कि अच्छा बच्चे तो तुम यहाँ पर किसी गलत इरादे से आए हुए हो। मगर शाओ चेन कहता है कि मैं यहाँ पर इस लड़की को सिर्फ मारने के लिए आया हूँ, ना कि इसके साथ यहाँ पर डेट मारने के लिए। ये सुनते ही वहाँ पे खड़ा हुआ जनरल गुस्से में आ जाता है और वो कहता है तुम अभी भी बकवास कर रहे हो। ये कहते ही वो अपनी फायर शॉट के साथ उस पर एक बहुत ही जोरदार अटैक कर देता है, मगर शाओ चेन वहाँ से बचकर भाग निकलता है। और दूसरी तरफ लिंगर जब उसे देखती है तो वो भी उसका पीछा करने की कोशिश करती है, मगर लड़खड़ा कर एक जगह नीचे गिर जाती है। उसकी हालत देखकर वो यंग प्रिंस उससे कहता है कि प्रिंसेस आप बेफिक्र हो जाएं, मैंने अपने लोगों को उसके पीछे लगा दिया है, वो लोग उसे पकड़कर जल्द यहाँ पर ले आएंगे, आप थोड़ा सा आराम कर लीजिए। मगर लिंगर उसका हाथ देखती है तो उसे गुस्सा आता है, जिस पर वो फौरन से अपना हाथ उसके ऊपर से हटा देता है और फिर लिंगर फौरन से उसका पीछा करती है। अगले सीन में हम देखते हैं वो यंग मास्टर जैसे ही लिंगर के पीछे जाता है तो जनरल उसे वहीं पे ही रोक देता है और उससे कहता है कि मुझे वैसे ही गू फैमिली के हेड मास्टर ने कहा था कि हम लोग ड्रैगन आइलैंड में कोई भी ऐसा काम ना करें कि जिससे हमारी जान को खतरा हो या फिर हम लोग दूसरों के मामले में इन्वॉल्व हों। हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी बस एक ही काम है, हमें फौरन से ड्रैगन किंग को तलाश करना है। अगर वो यंग मास्टर कहता है कि तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी वो ड्रैगन किंग होगा, मगर मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये लड़की है। ये कहते ही वो खुद ब खुद ही उसके पीछे चला जाता है। मगर फिर हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि उस जनरल के पास जब एक वॉरियर आया था तो उसने जनरल को बताया था कि हम लोगों ने शाओ लिंगर का रूम बिल्कुल क्लियर कर दिया है और शाओ चेन को भी हम लोगों ने ये न्यूज भिजवा दी है कि उस लड़की की लोकेशन कहां पर है। मुझे लगता है कि वो उस लड़की को मारने के लिए बहुत जल्द यहाँ पे आएगा। मगर फिर वो जनरल उन लोगों से कहता है कि ये सेंड जाकर उस लड़की के कमरे में रख दो, जब शाओ चेन वहाँ पर आएगा तो वो उस लड़की को वहाँ पर मरा हुआ देखेगा, मगर हम लोग इसका फायदा उठाकर शाओ चेन को मारेंगे और उस लड़की के कत्ल का इल्जाम भी शाओ चेन के सर पर डाल देंगे। एक मर्तबा वो लड़की हमारे रास्ते से हट जाए तो फिर यंग मास्टर दोबारा से अपने काम पर फोकस करेगा, उसे पता चलेगा कि हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। मगर फ्लैशबैक से बाहर आने के बाद वो जनरल कहता है कि लगता है कि उस लड़की का भूत अभी भी इसके सिर पे सवार है। हमें दिखाया जाता है कि शाओ चेन बाहर खड़े हुए उन वॉरियर्स की चटनी बना रहा होता है। वो सारे के सारे उसके आगे बिल्कुल चाय कम पानी थे और लिंगर भी बिल्कुल बेहाल हो चुकी होती है। उसमें जरा भी हिम्मत नहीं थी कि वो शाओ चेन का मुकाबला कर सके। और इस तरह वो यंग मास्टर अभी भी उसके पीछे पड़ा हुआ होता है और कहता है कि प्रिंसेस प्लीज खुद को तकलीफ मत दो, अगर तुम चाहो तो फिर मैं तुम्हारी खातिर उस लड़के का काम तमाम कर देता हूँ। वो वहाँ पे खड़े हुए जितने भी वॉरियर्स होते हैं उनसे कहता है कि फौरन से मेरे रास्ते से हट जाओ, अब मैं खुद इसे अपने हाथों से मारूंगा। ये सुनते ही वो सब के सब लोग शाओ चेन से दूर हट जाते हैं और वो यंग मास्टर कहता है कि मैं खुद तुम्हें पकड़ना चाहता था और तुम्हें अपने हाथों से मारना चाहता था, मगर तुमने खुद यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैंने सोचा नहीं था कि तुम
तुम मेरा काम इतना ज्यादा आसान कर दोगे। ये कहने के साथ ही हमें दिखाया जाता है वो फौरन से अपनी 8 स्क्रॉल टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे वहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े स्क्रॉल्स आ जाते हैं। और फिर वो यंग प्रिंस जैसे ही उन स्क्रॉल्स का इस्तेमाल करते हुए उनसे शाओ चेन पर हमला करता है, तो हम देखते हैं शाओ चेन खुद को उन स्क्रॉल से बचाता है, क्योंकि उसे मालूम है कि ये स्पिरिचुअल स्क्रॉल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वो स्क्रॉल जहाँ भी टकराते हैं वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है, मगर शाओ चेन अपने आप को उन स्क्रॉल से बचाते हुए उससे दूरी बनाने की कोशिश कर रहा था। और इस तरफ वो यंग मास्टर कहता है कि तुम चाहकर भी इनसे नहीं बच सकते, क्योंकि इन स्क्रॉल्स के अंदर अपनी ही कॉन्शियसनेस है, ये तुम्हारा खुद पीछा करेंगे। इनके अंदर ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों टेक्निक्स होती हैं। इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि उन स्क्रॉल पेपर से एक जोरदार धमाका होता है, जिससे बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, मगर शाओ चेन अभी भी जिंदा होता है। ये देखते ही वो यंग मास्टर फिर उन स्क्रॉल के जरिए उस पर हमला करने की कोशिश करता है, और इस मर्तबा भी शाओ चेन बहुत ही आसानी से उन्हें डॉज कर लेता है और उन्हें स्क्रॉल पेपर के ऊपर से स्लिप होते हुए सीधा हवा में ऊपर जाते ही अपनी डिवाइन फिस्ट का इस्तेमाल करते हुए कुछ बहुत ही पावरफुल ब्लेड्स क्रिएट करता है, जो कि वो उस यंग मास्टर की तरफ थ्रो करता है। हमें दिखाया जाता है कि वो यंग मास्टर स्क्रॉल पेपर के जरिए एक शील्ड बना लेता है, मगर उन अटैक्स के टकराने की वजह से एक जोरदार धमाका होता है और वो यंग मास्टर वहां से पीछे चला जाता है। ये देखकर वो भी समझ जाता है कि ये लड़का कोई मामूली वॉरियर नहीं है। और इस तरफ लिंगर वो समझ गई थी कि शाओ चेन को पकड़ना इस लड़के के बस की बात नहीं। वो उससे कहती है कि तुम इसे पकड़ने के लिए बस मेरी हेल्प करो, मैं वादा करती हूँ कि मैं इसे अपने हाथों से मारूंगी। तो वो यंग प्रिंस कहता है आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, ये लड़का आज कहीं भी नहीं जाने वाला, आज मैं खुद इसे अपने हाथों से पकड़कर आपके सामने पेश करूंगा। ये कहते ही वो अपने 8 स्क्रॉल पेपर का इस्तेमाल करते हुए उन्हें एक जगह कंबाइन करता है, और हम देखते हैं 8 स्क्रॉल जब एक जगह कंबाइन हो जाते हैं तो उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी भी कंबाइन हो जाती है, जिससे वो वहाँ पर एक बहुत बड़े स्पिरिचुअल बीस्ट को समन करता है, जो कि दिखने में ही बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था। वो बीस्ट असल में एक व्हाइट टाइगर था, जिसकी एनर्जी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि वहाँ पे खड़े हुए लोग भी उससे हिल कर रह जाते हैं। मगर फिर शाओ चेन कहता है कि तुमने मुझे काफी अच्छा सरप्राइज दिया है, चलो अब मेरी बारी है। ये कहने के साथ ही शाओ चेन अपनी एनर्जी से बहुत ही जोर से जमीन पे पंच मारते हुए पूरी की पूरी जमीन को ही क्रैक कर देता है, और जमीन के अंदर से फिर एक जायंट हैंड बाहर निकलता है, और देखते ही देखते पूरा का पूरा एक स्पिरिचुअल ड्रैगन बाहर निकल आता है। और वो उस यंग प्रिंस से कहता है कि अगर तुम व्हाइट टाइगर पावर को यूज कर सकते हो तो मैं तुम्हें रेड एसिड ड्रैगन की पावर दिखाता हूँ। स्पिरिचुअल ड्रैगन पूरी तरह से शाओ चेन के साथ खड़ा हो जाता है और उस व्हाइट टाइगर को मारने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है, मगर वो यंग प्रिंस भी हार मानने वाला नहीं था। वो उसके साथ मुकाबला करने के लिए अपने व्हाइट टाइगर को उसकी तरफ जैसे ही भेजता है, तो इस तरफ शाओ चेन फिर अपने ड्रैगन को उसकी तरफ भेजता है, और हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही वो स्पिरिचुअल बीस्ट एक दूसरे से टकराते हैं तो उनके टकराने की वजह से एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक एक्सप्लोजन होता है। उस धमाके की एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि आसपास खड़े हुए लोगों को वहां पर खड़े रह पाना ही मुश्किल लग रहा होता है, मगर जैसे ही वहां से धूल मट्टी छड़ जाती है और एनर्जी खत्म हो जाती है, तो वो लोग देखते हैं कि शाओ चेन तो वहां पर है ही नहीं। ये देखकर वो लोग काफी सरप्राइज होते हैं और कहते हैं कि आखिर ये लड़का कहाँ भाग गया। और वो यंग मास्टर अपने लोगों से कहता है कि वो लड़का अभी अभी भागा है तो ज्यादा दूर नहीं गया होगा, तुम सब लोग फौरन से यहाँ पर फैल जाओ और उसका पीछा करने की कोशिश करो, वो यहीं कहीं आसपास ही होना चाहिए। और इस तरफ लिंगर कहती है कि शाओ चेन बिना वजह में ही तुम भाग रहे हो। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एक वॉरियर जनरल को आके बताता है कि वो लड़का तो भाग गया है, अब आपके प्लेन का क्या होगा। मगर वो जनरल उनसे कहता है कि तुम लोग बेफिक्र हो जाओ, हमें अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने मिशन पर रखना है। जहाँ तक बात इस लड़के शाओ चेन की है तो इस यंग मास्टर को इसे हैंडल करने दो, हम लोग अपना ट्रेजर तलाश करते रहेंगे। और याद रखना कि हमारे मकसद के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। तुम्हारी और मास्टर जिन की एक जरा सी गलती की वजह से हम लोग बहुत ही बुरी तरह से फंस सकते हैं। ये कहने के साथ ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दोबारा से कुछ वॉरियर्स को दिखाया जाता है। वो गू फैमिली के ही वॉरियर्स थे जो कि शाओ चेन को तलाश कर रहे थे। इतने में एक सोल्जर को वहाँ पर जमीन में कुछ दिखाई देता है तो वो उसे गौर से देखता है और कहता है कि मास्टर, लगता है कि ये शाओ चेन का ही फुटप्रिंट है, वो यहाँ से होके गुजरा है और हम लोग उसके बिल्कुल पीछे जा रहे हैं। ये कहने के बाद वो लोग उन कदमों का पीछा करते हुए
आगे की तरफ चले जाते हैं, मगर हम देखते हैं कि शाओ चेन तो वहीं पर ही एक दरख्त के पीछे छुपा हुआ था। उसने जानबूझकर वहां पे अपने कदमों के निशान छोड़े थे ताकि वो उन लोगों को बेवकूफ बना सके, और इसमें वो पूरी तरह से कामयाब हो गया था। और वो उन लोगों के बारे में कहता है कि चलो बला टली। उस यंग मास्टर की स्ट्रेंथ वांग जीफेंग और लिu यू से ज्यादा है, और ऊपर से वो ज़ाओ लिंगर को प्रोटेक्ट भी कर रहा है। उसके होते हुए मुझे नहीं लगता कि मैं लिंगर का कुछ भी बिगाड़ पाऊंगा। मुझे कम से कम भी अपनी स्ट्रेंथ को उसकी स्ट्रेंथ से ज्यादा बढ़ाना होगा ताकि मैं लिंगर को अपने रास्ते से हटा सकूं। ये कहने के बाद हमें दिखाया जाता है शाओ चेन जंगल में घूमते फिरते अचानक से एक रस्सी से टकरा जाता है जो कि जमीन में पड़ी हुई थी। उसके टकराते ही वहाँ पे मौजूद एक जाल अपने आप ही अनलॉक हो जाता है और उसमें से बहुत सारे बेम्बू एरो सीधा शाओ चेन की तरफ आने लगते हैं, मगर वो उन एरोस को अपनी तरफ आते हुए देख लेता है और बहुत ही आसानी से उन अटैक्स को डॉज करते हुए खुद को बचा लेता है। मगर वहाँ पर एक के बाद एक ट्रैप बिछा हुआ होता है और वो एरोज आए जा रहे होते हैं। तो शाओ चेन उनसे बाल बाल बचते हुए वहाँ से भागकर दूर निकलने की कोशिश करता है ताकि वो उस ट्रैप एरिया से निकलकर दूर जा सके। और जैसे ही वो वहाँ से दूर हटता है तो वो कहता है कि आखिर यहाँ पे ये जाल किसने बिछाया है। मगर खैर जो कोई भी है, ये जाल इतना ज्यादा खतरनाक भी नहीं है। मैं नहीं समझता कि इस जाल से कोई भी बंदा यहाँ पे पकड़ा जा सकता है। ये कहने के बाद वो जैसे ही कुछ पत्तों के ऊपर अपना पैर रखता है तो वहाँ पर एक और जाल होता है जिसकी वजह से शाओ चेन वहाँ से नीचे गिर जाता है। और हमें दिखाया जाता है नीचे एक गहरी खाई होती है जो कि एंशिएंट टाइम से यहाँ पे मौजूद थी। और शाओ चेन जैसे ही वहाँ पे आकर गिरता है तो उसे दिखाई देता है कि उस एंशिएंट गुफा के अंदर कोई ब्लू कलर की एनर्जी है जो कि एक तरफ चमक रही है, और वो उस गुफा में दूसरी डायरेक्शन की तरफ देखता है तो उसे वहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं देता। वहाँ पर बहुत सारे क्रिस्टल्स होते हैं जिनके अंदर एनर्जी होती है, और उस जगह को देखकर शाओ चेन भी काफी परेशान होता है कि आखिर ये किस तरह की जगह है। लगता है कि शायद मैं किसी एंशिएंट गुफा में आ गया हूँ जहाँ पे हजारों सालों से कोई भी नहीं आया। उसे वहाँ पर हड्डियों को बना हुआ एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिसे देखकर वो थोड़ा सा सरप्राइज होता है और कहता है कि ये स्ट्रक्चर देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये किसी ड्रैगन के स्केलेटन से बना हुआ है। और ये क्रिस्टल्स जो यहाँ पर चमक रहे हैं, कहीं ये इस ड्रैगन के एसेंस की वजह से तो नहीं चमक रहे, क्योंकि इन क्रिस्टल्स के अंदर से भी सेम वैसी ही एनर्जी निकल रही है जैसे कि ड्रैगन्स की बॉडी में होती है। ऐसा भी हो सकता है कि शायद इन क्रिस्टल्स ने यहाँ पे मौजूद इस ड्रैगन की एनर्जी को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया हो। अगर वाकई में ये सारी एनर्जी ड्रैगन एनर्जी है तो मैं इसके जरिए अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव कर सकता हूँ। ये कहते ही वो एक क्रिस्टल के पास चला जाता है और उसे जैसे ही पकड़ता है तो उसका ड्रैगन एसेंस फौरन से एक्टिवेट हो जाता है, जिस पर वो भी डर जाता है और कहता है कि ये ड्रैगन एसेंस तो सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये मेरी बॉडी के अंदर फौरन से एवोल्यूशन प्रोसेस को एक्टिवेट कर रहा है। मगर हम देखते हैं वो दोबारा से अपनी ड्रैगन पावर का इस्तेमाल करते हुए उस एसेंस को एब्जॉर्ब करने के लिए फौरन से उस क्रिस्टल को पकड़ लेता है। वो सारी की सारी एनर्जी उस क्रिस्टल से बाहर निकलने लगती है जिसकी वजह से हर जगह रोशनी ही रोशनी हो जाती है। और शाओ चेन आहिस्ता आहिस्ता उस क्रिस्टल को हवा में ऊपर लाने की कोशिश करता है, और जैसे ही वो क्रिस्टल जमीन से बाहर आता है तो उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि वो उस स्केलेटन के भी टुकड़े टुकड़े कर देती है और हर जगह फैल जाती है। और शाओ चेन देखता है कि उस गुफा में मौजूद जितनी भी एनर्जी है वो सारी की सारी उस क्रिस्टल के साथ कनेक्ट हो रही है, जिस पर उसे समझ में आ जाता है कि यहाँ पे मौजूद जितने भी क्रिस्टल्स हैं ये सारे के सारे इसके साथ जुड़े हुए हैं। और देखते ही देखते शाओ चेन वो एनर्जी एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है तो उसकी एनर्जी के साथ साथ हमें लाइटनिंग एनर्जी भी दिखाई देती है जो कि उसकी बॉडी से निकल रही होती है। शाओ चेन बहुत ही आसानी के साथ उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होता है और कुछ ही देर के अंदर वो सारी एनर्जी उसकी बॉडी में चली जाती है और वो क्रिस्टल एक सोर्ड के फॉर्म में आ जाता है। और शाओ चेन कहता है कि यकीन नहीं आ रहा कि कोई ड्रैगन पावर एक क्रिस्टल फॉर्म में भी हो सकती है। यहाँ पे मौजूद जितना भी ड्रैगन एसेंस था सारा का सारा मेरी बॉडी में चला गया है। मगर उसे वहाँ पर कुछ और छोटे छोटे क्रिस्टल के टुकड़े दिखाई देते हैं जो कि जमीन में बिखरे पड़े थे। उन्हें देखकर वो कहता है कि ये जरूर आगे चलकर मेरे काम आएंगे, मैं इन्हें अपने साथ रख लेता हूँ। ये कहने के बाद वो उन छोटे छोटे क्रिस्टल्स को भी अपने पास रख लेता है और सोर्ड को देखते हुए कहता है कि ये चीज सच में मेरे काम आ सकती है। भले ही इसके अंदर अब ड्रैगन एसेंस मौजूद तो नहीं, मगर ये डिफेंसिव और ऑफेंसिव अटैक कर सकती है। ये कहने के बाद अचानक उसे कोई डरावनी सी आवाज सुनाई देती है जिस पर वो भी डर जाता है और फौरन से उस क्रिस्टल सोर्ड को लेकर एक पत्थर के पीछे जाकर छुप जाता है। और जैसे ही वहाँ से झांक कर देखता है तो उसे वहाँ पर कुछ अजीब तरह के क्रीचर्स दिखाई देते हैं जो कि अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं, मगर उनके पीछे एक और मॉन्स्टर होता है जो कि उन्हें खाने की कोशिश कर रहा था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही खत्म हो जाता है।